अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वफाक में हुकूमत साजी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कड़ा इम्तहान साबित हो रही है। कभी नीम रजामंदी तो कभी मदद फराम करना, लेकिन हुकूमत का हिस्सा ना बनने के बयानात ने मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया है। नून लीग नवाज की जगह शहबाज शरीफ की क़ियादत में हुकूमत बनाने को तो तैयार है, लेकिन उसे पीपल्स पार्टी का कभी रूठना और मनाना खासा मुश्किल में डाल रहा है। दोनों अतराफ से मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील तो दे दी गई हैं, जिनके अब आज पांचवा इजलास जिनके यहाँ होने जा रहा है और इसहाक डार की रिहाइश गाह पर मिनिस्टर इनक्लेव में ये इजलास एक बार फिर से होना है। लेकिन अभी तक हुकूमत साजी में कोई वाज़े ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है। पल में तूला पल में माशा के मज़दाक पीपल्स पार्टी नून को हुकूमत का हिस्सा देने के लिए वफाक में हिस्सादार बनाना चाहती है, तो शाम में वजारतों और आइनी उहदों की तकसीम पर पुरजोर मुज़ाकरात भी कर रही होती है। पीपल्स पार्टी के वफाक में मदद देने लेकिन हुकूमत में हिस्सादार ना बनने के फार्मूले ने नून लीग को भी खासा मखमसे का शिकार कर दिया है। यही वजह है कि एक बार नून लीग भी हुकूमत बनाने से ही पीछे हटती दिखाई देती है, लेकिन अब दोनों तरफ से कुछ मस्बत पेशरफ की खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ मरी पहुंच चुके हैं, जहां वो अहम मुलाकातें कर रहे हैं। वहीं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये इशारे इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर होने का इम्कान है। इस सब में मामलात के बीच दोनों अतराफ से कुछ नरम और गर्म बयानात का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से एक ऐसे फार्मूले का इंकशाफ किया गया जो सहाफ़ती हलकों में तो बहुत देर से गर्दिश कर रहा था, लेकिन किसी सियासी ओहदेदार की जानिब से इसका जिक्र नहीं किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो ने इस फार्मूले के बारे में बात करके इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि मुझे ऑफ़र की गई कि पहले 3 साल मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाते हैं और आखिरी 2 साल आप वज़ीर, मगर मैंने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ठट्ठा में जलसा आम से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। इस फार्मूले के इंकशाफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मस्बत बात यह भी की कि इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, हम एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम अपना कोई फायदा नहीं लेंगे, सिर्फ अवाम की बात होगी। सुबह में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बुझाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो जरदारी के फार्मूले वाले बयान की तरदीद कर रही है, लेकिन साथ में बिलावल भुट्टो की जानिब से पाकिस्तान खप्पे के नारे को सराहा भी जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बिलावल ने अपने ज़ाती और सियासी मफादात को बाला ताक रखने की बात की है, तो बहुत अच्छी बात है। मौजूदा बहरान बाहमी ताउन और एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात करता है। मदद ये नहीं है कि हम उनका वज़ीर आज़म बनाएं या वो हमारा वज़ीर आज़म बनाएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया और मौक़िफ़ देते हुए कहा कि दोनों तरफ की राब्ता कमेटीज़ इंगेज कर रही हैं और जब तक राब्ता कमेटीज़ एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं तो कोई भी जो स्टेटमेंट है वो इसी प्लेटफॉर्म से आना चाहिए, रादर देन के एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ कोई आके मुज़ाकरात के जो TORs हैं उनको ब्रीच कर दे और बाहर पब्लिकली आकर इस तरह के ऐलानात करे। इतलात ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामलात आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं और ज़राए का बताना है कि सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और चारों गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगी, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनेगी। इस पेशरफ्त का ऐलान आज कमेटियों की मीटिंग्स और मुमकिना तौर पर 3 बड़ों की मुलाकात यानी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद किया जा सकता है। इसी बारे में आज सहाफ़ियों ने साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि दरवाज़ों के पीछे बहुत से मामला चल रहे हैं, जैसे ही मुतफ़िका तौर पर कुछ फाइनल हुआ तो सबको आगाह करें। दूसरी जानिब कुछ ऐसे सियासी रहनुमा भी हैं जो कहते हैं कि ये रूठना मनाना वक्ती है, क्योंकि बहुत सी बातें आज से 6 माह पहले फाइनल हो चुकी हैं कि अगली हुकूमत का क़याम कैसे होगा और कौन से ओहदे किसके पास होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN की राब्ता कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात के 4 अदवार हो गए। आज 5वीं बैठक इसहाक डार की रिहाइशगाह पर सज रही है। इस 5वीं बैठक में कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है और डेडलॉक किस जगह पर है अभी तक? देखिए, आज 5वीं नशिस्त है। हम पुरुमीद हैं कि कोई नतायज जो हैं इसमें से निकलेंगे, लेकिन चंद प्रिंसिपल्स के ऊपर PMLN समझती है कि ये फैसला होना चाहिए कि किस तरीके से
जो है वो कोalition हुकूमत चलेगी। नंबर 1 देखें, इसका जो जिम्मेदारी का जो बर्डन है वो सबको शेयर करना पड़ेगा इस कोalition को कामयाब करने के लिए, वरना ये कोalition ऐसे नहीं मुमकिन कि कुछ लोग जो हैं वो बैक सीट पे बैठ के कुछ ओहदे ले लें और उनको एंजॉय करें और मुल्क के जो मुश्किल फैसले हैं वो उसका भार एक जमात की तरफ हो। दूसरा देखें, हमारी कोई जिद नहीं है कि हमने जो है वो हुकूमत बनानी है। बहुत सारी हमारी जो PMLN के लीडर्स हैं उनका ख्याल है कि अगर ये कोई जमातें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उससे बढ़ चढ़ के अगर बहुत ज़्यादा एक हद तक कहें कि हमें इसमें हिस्सा मिलना चाहिए है, चाहे वो सूबे हों चाहे वो और मामलात हों, तो हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन प्रिंसिपल्स के तहत हम बट राणा साहब, समझते ये हैं बात तो कि आप आज कर रहे हैं ना, अब कह रहे हैं विक्ट्री स्पीच आपने कर दी, वजारत उज़्मा के लिए आपने अपना कैंडिडेट दे दिया, उस कैंडिडेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान भी हो गया कि वजारत उज़्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी। आज नून लीग ये कह रही है कि हमें कोई शौक नहीं है, तो क्या हुआ है? जमीनी हकायक तब्दील हो गए? नहीं, देखिए, अब बात ये बिल्कुल हमने स्टेप अप किया क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हमने कैंडिडेट भी दिया, बाकी जमातों ने भी अपने कैंडिडेट दिए, लेकिन इसके अंदर एक देखें, किसी जमात के पास वो नंबर गेम नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली चले। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम आगे लगते हैं, अगर हम पाकिस्तान की जिम्मेदारियां जिस तरीके से माशी हालात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके ऊपर हम पाकिस्तान को लीड करने के लिए तैयार होते हैं, तो तभी हम उस पर कामयाब तो तभी होंगे ना कि अगर हमें बैकिंग हो कोलिशन पार्टनर्स की। अगर वो बैकिंग जो है उसका पता ही ना हो कि कब वो है कब वो नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो इन सारे मामलात को तय करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो राणा साहब, इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी से क्या मुतालबा कर रही है कि आप भी आके फेडरल कैबिनेट में बैठे, वफाकी वजारतें लें, कैबिनेट में मौजूद हो, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो सकती है? बिल्कुल, हमारा यही मौक़िफ़ है कि जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं वो जिम्मेदारी का अपना बराबर का हिस्सा अपना डालें, ताकि हमें भी पता हो कि वो भी हर इक़दाम के अंदर जो है वो जो वज़न है वो उठाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं मुमकिन कि आप कुछ आईनी ओहदों के ऊपर बैठ के आप सिर्फ वहां बैठे रहें और जिम्मेदारी का जो वजन है वो एक जमात के ऊपर हो, ठीक। और ये भी ना पता हो कि कब जो है वो सपोर्ट है कब सपोर्ट नहीं है, और हमारी तरफ से वो फैसले ठीक हों, मुल्क के मफाद में हों, लेकिन फिर वहां ब्रेक लगा दी जाए। तो ये बड़े बड़े संगीन मामलात हैं। कोलिशन ऐसे नहीं चलती कि जिम्मेदारी का बोझ एक जमात के ऊपर हो और अप्रूवल जो है आप चल भी ना पाए और अप्रूवल आपने दूसरे से लेना हो। तो राजा साहब, आज तो मुज़ाकरात का 5वां दौर है, आपको लगता है इस पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा, या आप कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को कि आपके साथ आके फेडरल कैबिनेट में बैठ जाए? देखिए, मुल्क के लिए कोशिश है, हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हमारी कोई जिद भी नहीं है। तो ये जो है जिम्मेदारी का अगर एहसास हुआ सबको तो ये मुमकिन जरूर हो जाएगा, और हम पुरुमीद हैं कि अवाम को पता लगेगा, ये जो भी बयानिया अभी आता है वो अवाम के सामने आ जाएगा, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि जमातें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगी, और जो मुल्क को इस वक्त जरूरत है इस्तेहकाम की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, मिलके चलने की, वो हम हासिल कर आप देख रहे हैं कि आज की नशिस्त कंक्लूसिव हो जाएगी? इस बिल्कुल होनी चाहिए जी। नहीं, लेकिन इसके इम्कानात कितने मौजूद है, क्योंकि इससे पहले 4 नशिस्तें हो गई हैं, आज 5वीं है। देखिए, आज काफी इम्कानात हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम आ जाएगी। और पीपल्स पार्टी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी वो तैयार है कि फेडरल कैबिनेट में हो? देखिए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मौजूद हुई तो फिर ये कोalition नहीं बनेगी। तो फिर क्या ऑप्शन होगा सर? अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? तो फिर हम भी ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर सकते हैं। कोई ऐसी तो ये हुकूमत नामुमकिन में तो कौन नहीं है। होगा राणा साहब? देखिए, हमने तो अपने आप को पूरा मौकफ मैंने रख दिया कि किन प्रिंसिपल्स के अंदर हम समझते हैं कि ये कोलिशन आगे बढ़ सकती है। अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते तो हमारे नजदीक तो फिर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप फैसले नहीं कर पाएंगे, और एक अनसर्टेनिटी की इंतहा होगी, उसके अंदर हमें इस कोलिशन को लीड करना मुश्किल हो जाएगा। बट दिस कंट्री कैन नॉट बी रन विदाउट एनी गवर्नमेंट ना, देयर शुड बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अगर एग्जीक्यूटिव ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसमें तो कोई शक नहीं है, हम तो तैयार हैं, लेकिन
अगर ये आप मॉडल देख लें कि हम जो है अकेले या एक आधी छोटी जमात के साथ हुकूमत बना लें और पीछे से हमें बजट पास करने की इजाजत ना मिले, तो तब हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें तय होनी है, ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, इसमें आपस में अच्छा, मुशावरत गुज़श्ता रोज बिलावल साहब ने होगी। कहा, राना साहब, कि ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इब्तदाई 3 साल हम, अगले 2 साल आप। अब तो क्या वाकई ऐसा है? ये ऑप्शन भी टेबल पर है पीपल्स पार्टी से जब आप बात कर रहे हैं तो? नहीं, मेरा ख्याल से मैं इस चीज की तस्दीक नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आपस में यही तय पाया है कि जो भी निगोसिएशन है उसका एलामिया हम इकट्ठे देंगे। और अगर कोई पहले से हम बयानबाजी शुरू कर दें या अपनी साइड का मौक़िफ़ देना शुरू हो जाए, तो एतमाद की फ़ज़ा बिल्डनी होगी। कोलिशन एतमाद पे चलती है और एतमाद का तकाजा यही है कि जो बयानिया आएगा उसका हमें इंतज़ार करना होगा। अच्छा राना साहब, लास्टली आज मियां नवाज शरीफ साहब के भी इस्लामाबाद पहुंचने की इत्तलात थी, तो क्या इस हवाले से उनका इस्लामाबाद पहुंचना अहम है या उनकी भी इनपुट शामिल होगी आज की इस बैठक में? जी बिल्कुल, उनकी इनपुट इसमें शामिल होगी और हमारा पार्टी की मुशावरत को वो लीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ भी इस्लामाबाद में भी मियां नवाज शरीफ जो है वो मुशावरत करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि वफाक में नहीं बैठना चाहिए। देखें, तो बिल्कुल अब देखते हैं कि ये मिलजुल के क्या फैसले होते हैं। ये तो अभी देखा जाएगा कि फाइनल क्या कंक्लूजन होती है। ये इसके अंदर हर जो है बहुत सारे लीडर्स के डिफरेंट मौक़िफ़ हैं, लेकिन क्या सेंस प्रिवेल करती है एंड में, वो उसके लिए इंतजार करना। अच्छा, वेरी क्विकली, फैसले आप दोनों फरीकैन नहीं कर रहे हैं या कोई और भी कर सकता है? नहीं, देखें, ये तो जाहिर सी बात है, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वही इन चीज़ों के फैसले कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजे तब्दील किए गए, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के दावे, इल्ज़ामात और नारों के दौरान किसी न किसी सतह पर इल्ज़ाम लगाने वाले और इल्ज़ाम सहने वाले हुकूमत साजी में भी मशगूल हैं। सियासी मैदान का हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई चाल चल रहा है और नया ऐलान और नया इल्ज़ाम लगा रहा है। इस दौरान जीतने वाले अपनी जीत पक्की करने और हारने वाले नतीजे तब्दील करने के शिकवे लिए अदालतों पर भी महाज आराई किए हुए। इलेक्शन 2024 कबल अज़ वक्त ही मुतनाज़ तो हो ही गए थे, लेकिन इलेक्शन नताइज में हद से ज़्यादा ताख़ीर ने इन इंतख़ाबात को मज़ीद गदला कर दिया है। जहाँ इन इंतख़ाबात में हर रोज़ एक जो है वो नया सवालिया निशान खड़ा हो रहा है नताइज पर, वहीं इल्ज़ाम और इल्ज़ामात की सियासत में इदारे भी बदनाम से बदनाम तर होते जा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात, जाली बैलेट पेपर्स की छपाई की खबर और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाने ने इस मामले को मजीद उलझा दिया है। इस्लामाबाद के हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ शुएब शाहीन, अली बुखारी और दीगर इंट्रा कोर्ट अपील में गए थे और हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तों की समाअत के बाद हल्का NH 46 से अंजुम अकील, NH 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। इन नोटिफिकेशंस के मुअत्तल होने से हुकूमत साजी के लिए मजीद मुश्किलात का शिकार नून लीग मजीद कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब बहुत से केसेस अभी अदालतों और इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, जो वक्तन फ़वक्तन बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक सख्त चैलेंज होंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इलेक्शन नताइज में हेर फेर का बयानिया बनाए हुए है और मैदान और असम्बली दोनों में इस हुकूमत के लिए एक से बढ़कर एक चैलेंज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ भी है। आज तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार कौमी, पंजाब और KP असम्बली में सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद करेंगे। हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हमारे पास। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह के साथ MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे, जिन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इस फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI का यह फैसला बाहमी मुशावरत से मानती और हम फिरका वारियत के खिलाफ है। अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं, इस तरह है। बहुत अच्छा फैसला है, मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है, खुशी है, यकीन कर लें, हम एक है, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत जबरदस्त है, इस मुश्किल मरहले में हम PTI के लिए साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है, नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जो अलाइज थे, गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक
इत्तेहादी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद तो हो गया है, लेकिन केपी के फ्रंट पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्रेजेंस क्या है और फिर रिजर्व सीट्स लेने से मुताल्लिक क्या फ़ायदा पीटीआई को हासिल हो सकता है। केपी के फ्रंट पर शौकत यूसुफ जो साबिक सूबाई वजीर है, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पर डेडलॉक कहाँ था? पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंटेरियन का तो किस्सा ही खत्म हो गया। हम सारे जो जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, उन्होंने वही सुन्नी तहरीक जो वफाक में भी है, पंजाब में भी किया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्हीं के फॉर्म हमने भरे हैं और वो किस्सा खत्म हो गया कि जी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई मामला थे और ऐसी कोई बात थी नहीं। यानी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला तोड़ नहीं चढ़ सके क्योंकि बैकडोर राब्ते तो थे। परवेज खटक साहब मुस्ताफी भी हो गए थे, तो क्या महमूद खान का मुस्ताफी ना होना या मौजूद रहना वजह तनाज़ा था? नहीं, मैं तो अभी वहां से होकर आया हूँ। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी ने अगर कोई बात कर दी होगी तो होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई बैकडोर उस पर कोई बातचीत हो रही थी या कोई शराइत रखे गए थे। ना तो हमारे वर्कर उसको एक्सेप्ट करते और ना ही लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई संजीदा कोशिश हुई है। ये बिल्कुल मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। कोई ऐसा वो था नहीं, बस एक बात थी और ज्यादातर मीडिया ने वो किया, उस पर मैंने कल भी तरदीद की थी और आज भी कर रहा हूँ। तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपको केपी के फ्रंट पे क्या फायदा होगा? कितनी नशस्तें उनकी और जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फहरिस्तें जमा कराई हुई हैं, उसका स्टेटस क्या है? देखिए, असल चीज तो रिजर्व सीटें हैं ना, रिजर्व सीटें हैं वो हासिल करना है। बाकी देखिए स्टेटस हमारी अपनी काफी सीटें हैं, हमें किसी की जरूरत भी नहीं। आपको पता है कि बगैर किसी कोलिशन के हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अपनी जो तशख़्ख़ुस है अपना वो बरकरार रखा जाए और साथ साथ ये कि जितने हमारे मेंबरान हैं वो उनको एतमाद में लिया जाए और ये सबको एतमाद में लेने के बाद ये फैसला हुआ है। नहीं, देखे ना, केपी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फायदा तो तब होगा ना जब उनकी तरफ से रिजर्व सीट्स के हवाले से फहरिस्तें गई हों, अक़लियती नशस्तों से मुताल्लिक, ख़वातीन की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अगर है ही नहीं और उनकी नुमाइंदगी नहीं मौजूद है उस तरह से, तो फिर आपको क्या फायदा होगा? देखिए, ये तो अब लीगल टीम बता सकती है, क्योंकि लीगल हमारा एक पिटीशन पड़ी हुई है और शायद उस पर वो हो जाए। तो वो जो लीगल है ना, उस पर कोशिश हो रही है हमारी, और बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। आप बताएं मुझे क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम किस जमात में जाते हैं? नहीं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का एक ऑप्शन तो ज़ेरे गौर था, लेकिन आप वो उसको रद्द कर रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन भी ज़ेरे गौर नहीं। आप दुखती रग को छेड़ रहे हैं ना। दुखती रग को ना ही छेड़े तो अच्छा। मतलब ये कि हमने जो तकालीफ देखी हैं वो आपको शायद आप ये सोच तो सकते हैं, लेकिन सोच से भी बालातर चीजें थी। तो मेरे ख्याल से उस पार्टी में जाना और वो काफी मुश्किल था, एक्सेप्टेंस नहीं थी उसकी। तो शौकत यूसुफ साहब, जो तकालीफ थी, आपको लगता है कि दैट पीरियड इज ओवर नाउ? क्योंकि फैसल जावेद आज दिखाई दिए बहुत अरसे की रूपोशी के बाद, उमर अयूब को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा, अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब भी कर दिया, वो बानी पीटीआई की तस्वीर भी उठा के ले आए। तो क्या तकालीफ कम हो रही है पीटीआई की? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के हद तक तो ठीक है, कोशिश हुई कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सीटें दिलाई जाए उनकी पार्टी को, और काफी जगहों पे जबरदस्ती हुई। जिस तरह शांगला में मैं खुद वहां से था, जिस तरीके से वहां पैसा बहाया गया, जिस तरीके से वहां जोर प्रेशर डाला गया, आखिरी हद तक प्रेशर डाला गया कि जी आप विड्रा करें, तो ये चीजें तो थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इलेक्शन हो गए, अवाम ने अपना फैसला दे दिया, अगर अवामी राय तस्लीम ना हुआ तो उसका भी आपको पता है कि उसका क्या असरात होते हैं और उसके क्या। मुल्क ऑलरेडी इतनी मुश्किल में है और हम चाहते हैं कि मुल्क को मुश्किल से निकाले, हमारे इदारे जो है वो मजबूत हों और जमहूरियत मुस्तहकम हो। लेकिन मईशत इस जगह पे है कि इस वक्त आप देखें कि ये जो इमरान खान के बाद का जो पीरियड आया है, उससे लेके आज तक ये जो जिस तरीके से हुकूमत चलाई गई वफाक के अंदर,
तो देखें ना, अब कोई भी पार्टी है वो आगे नहीं बढ़ रही है कि जी वफाक में हुकूमत ले। क्यों? इतनी गलतियां हुई है, इतनी गलतियां की गई हैं कि मईशत को तो भट्टा बैठ गया है उसका। अब कैसे उसको उठाया जाए? तो उसका हल तो यकीनन यही है ना कि कंसेंसस डेवलप हो वफाक की सतह पर भी। तो वफाक की सतह पर जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी मुमकिन सेटअप होगा, क्या तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो हम 1947 से देख रहे हैं ना, नजर जरूरत के तहत कि जी अभी जरूरत है तो जी फलां को मिला लो, फलां को मिला लो। ये तो हुकूमत बनाने वाली चीजें है ना। मुल्क के लिए क्या फायदा है, आप मुझे बताएं। ये जो चूचू का मुरब्बा है, 1.5 साल पहले शहबाज शरीफ ने हुकूमत की, उसमें क्या किया है उसने? सारे के सारा इस वक्त जो है ना, हम IMF के गुलाम बने हुए हैं। हम सारे IMF के पंजे और मजबूत हो रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो अभी इलेक्शन के बाद गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये वो चीजें हैं जो शराइत इन्होंने रखी हैं और उस पर चलना होगा। और आगे जो है हमें कोई अच्छा ख्वाब नजर नहीं आ रहा है, मुश्किलात नजर आ रही हैं। तो इसमें ये जरूरत नहीं है कि हम चूचू का मुरब्बा बना के हुकूमत बनाए कि जिसमें किसी की कोई सेना हो। हम ये चाहते हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत। नहीं, लेकिन मजबूरी है ना सर, मजबूरी है, किसी के पास भी क्लियर मैंडेट मौजूद नहीं है। तो हल क्या है? माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर मैंडेट तो छीना गया है ना। क्लियर मैंडेट क्यों नहीं है? हम जो सीटें हमसे जबरदस्ती छीनी गई है वो हमें वापस की जाए ना। जो धांधली है, जो कमिश्नर ने उठ के बताया है कि जी क्या क्या हुआ है, तो इसको तो नजरअंदाज तो ना किया जाए ना। कम से कम तहकीक तो होनी चाहिए ना। एक ऐसे तहकीकाती कमेटी हो कि बिल्कुल गैर जानिबदार वो तहकीक करके बताए कौन को कि हुआ क्या है। अब इस तरह कहना कि जी वो जहनी मरीज है, वो फलां है, ये किसी से ढकी छुपी बात है कि नवाज शरीफ सारी जिंदगी के लिए नाअहल थे, उनको लाया गया, कितने प्रोटोकॉल में लाया गया, उनके लिए इलेक्शन कैसे मैनेज हुए, इसके बावजूद उनको सीटें नहीं पड़ी। तो इससे आप अंदाजा करें ना कि अगर ये सारा कुछ मैनेज ना होता तो पता नहीं कि अब ये तो अपनी सीट ही हार जाते। देखिए इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम तहकीकात तो कर रही है और ये मामला अब मैसिव रिगिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी टेकअप होना था, आज होना था। 21 फरवरी की तारीख डल गई है, पिटिशनर नहीं आए हैं। तो क्या देख रहे हैं? मतलब अब तहरीक इंसाफ ने अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद भी कर लिया, लेकिन बावजूद इसके अभी मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है आप। तो क्या सरप्राइज देंगे? देखिए, अगर अक्सरियत देखी जाए तो अक्सरियत तो हमारी है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमने फैसला किया है और इमरान खान ने फैसला किया है कि हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अरसे दराज से मिसिंग पर्सन्स का मसला लाखों कोशिशों और वादों के बावजूद हल होता दिखाई नहीं देता है। कई वज़राए आज़म और सुदूर आए और गए, लेकिन ये लापता अफराद लापता ही रहे। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मसला ख़त्म होने की बजाय बदस्तूर बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो हालात ये है कि अदालतें इस किस्म के केसेस में मुतल्लिका अफराद को बुलाती हैं तो मुतल्लिका अफराद भी नज़रें बचाते दिखाई देते हैं, क्योंकि शायद वो खुद नहीं जानते कि इन लापता अफराद को किसने और कैसे लापता किया और उनका मौजूदा स्टेटस क्या है। वो जिंदा भी हैं या फिर मारे गए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूच लापता अफराद केस में वज़ीर आज़म को तलब किया था, लेकिन तलबी के बावजूद वज़ीर आज़म पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए और निगरां वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर दिफा और निगरां वज़ीर दाखिला को एक बार फिर तलब कर लिया है। आज केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अपने मुल्क के शहरियों को रिकवर करने के लिए 2 साल लगे। उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े, नार्कोटिक्स समेत किसी किस्म का कोई केस नहीं है। मिसिंग पर्सन्स के और भी हसास केसेस सुनते हैं। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को रिकवर नहीं कर सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अदालत ने पूछा कि निगरां वज़रा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं? दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरां वज़ीर आज़म से पूछ लें, उनको इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दें हैं। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं है। या आप इन अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की तफसील बताएं, या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं, या फिर ये लोग खुद भाग गए, या किसी तीसरे ने उन्हें अगवा कर लिया। इस सूरत में या फिर रियासती इदारों की नाकामी है। हर माह की तारीख मिलाकर 24 तारीखें हो चुकी हैं। जो शहरी बाजियाब हुए उनके खिलाफ कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं है। फासिल जज ने कहा कि इन लापता बच्चों की माएँ बहनें होंगी, वो ढूंढ रही होंगी। इस्लामाबाद F6 से बगैर FIR एक शहरी को उठा ले गए। 3 हुकूमतें लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकी। अभी निगरां हुकूमत है, इससे पहले 16 माह की हुकूमत थी। इससे पिछली हुकूमत भी मिसिंग पर्सन्स के इशू पर कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DG MI, DG IB सरकारी मुलाजिम है।
ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। तीनों इदारों के सरबराहान की कमेटी बनाकर उनसे रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि हम पीएम को क्यों बुलाएं, जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं इदारों के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दे दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो क्या कहेंगे कि क्या जबरी गुमशुदगियां होनी चाहिए, कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एमपीओ ऑर्डर्स को गलत इस्तेमाल करते रहे, अब अदालती फैसले के बाद वो तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे घर पर रात 2 बजे छापा मारा गया, छापा मारने वालों ने मास्क पहन रखे थे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये एमएनए और वकील हैं, उनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ एक रुकन असम्बली के साथ ऐसा हो रहा है तो बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ क्या होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अगर आईजी का रवैया ठीक नहीं होगा तो उसको हटा देना चाहिए। जो आदमी दिन को घर पर है उसके घर रात रेड क्यों। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि आईजी इस्लामाबाद और सीटीडी हुक्काम को बुला ले, दोनों तहरीरी जवाब दें। जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोरों डाकुओं से शहरियों को कौन बचाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि वकील सुप्रीम कोर्ट से ये रवैया शर्मिंदगी का बायस है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि आईजी इस्लाम दिन जेल भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा। वकील ईमान मजारी ने कहा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान मजीद स्टूडेंट्स को भी जबरी गुमशुदगियों पे गुमशुदा किया गया और हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है जिसका तसलसल दिखाई देता है। ताहम समात अगली तारीख तक मुलतवी कर दी गई है और वज़ीर आज़म को तलब कर लिया गया है। लाहौर शहर में अंडरवर्ल्ड का राज खत्म ना हो सका। सियासी वाबस्तगियां, पैसा और ताकत इन गैंग्स की पहचान है। बिलाशुबा इन्हें ना पुलिस का डर होता है, ना ही मुखालिफ से मारे जाने का, और बाज़ इन दुश्मनदार गिरोहों की आपस की लड़ाई इस जगह शुरू हो जाती है जहां पर आवाम की अक्सरियत मौजूद होती है, जिसके बायस उनकी दुश्मनियों में आम आवाम भी लुक़मा अजल बन जाती है। ऐसा ही वाक़या गुज़श्ता रोज़ भी ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी सोसाइटी में पेश आया। फायरिंग से टीपू ट्रक्का वाला का बेटा बालाज कत्ल कर दिया गया। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। अमीर बालाज को 4 गोलियां लगी, जो जिला अस्पताल में दौरान इलाज जांबर नहीं हो सकता। जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। अमीर बालाज के साथ जख्मी होने वाले दीगर साथियों का इलाज भी जारी और पुलिस ने अमीर बालाज का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वुरसा के हवाले की। अमीर बालाज कुछ अर्सा कबल पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल हुआ था और यही वजह है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही लीगी रहनुमा अता तारड़ भी जिना अस्पताल पहुंचे। इस वाक़े का मुकदमा चोंग पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मुसब की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट की इमा पर 4 नामालूम अफराद ने कत्ल किया। वाक़े में मुलविस अफराद फायरिंग करके मौके से फरार हुए। अब तक की तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है और हमलावर की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन वल्द सादिक के नाम से हुई है। कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू को लाहौर के चंद बड़े दुश्मनदारों में से एक डॉन समझा जाता था। उसका वालिद टीपू ट्रक्का वाला 14 साल पहले दुश्मनी की भेंट चढ़ा। टीपू ट्रक्का वाला को 2010 में दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था और टीपू ट्रक्का वाला की फैमिली दुबई में रिहाइश पजीर थी। जब वो अपने ख़ानदान को मिलकर दुबई से वापस वतन पहुंचा था तो उन्हें अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में उसकी पार्किंग में जो है वो गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मी हालत में उनको म्यो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो 48 घंटे ICU में ज़ेर इलाज रहे और शदीद ज़ख्मों के बायस जाबर नहीं हो सके। बाद में टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के मरकजी मुलजिम शहबाज साई समेत 3 मुलजिमान को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान से भागे हुए 3 मुलजिमान को दुबई से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए अमल में लाई गई और गिरफ्तार मुलजिमान में शहबाज साई, मोहसिन और फारूक शामिल थे। और उसके बाद 2012 में इसी मामले के जो ऐनी शाहिदीन थे शहबाज साई की जानिब से उन विटनेसेस को भी कत्ल कर दिया गया था। 1994 में अमीर बालाज के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला को भी इसी तरह से जो ख़ानदानी दुश्मनी है उसकी भेंट चढ़ाया गया था। और अब ये तीसरी अगर नस्ल कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि जो इस दुश्मनदारी की और ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ी है। लेकिन इससे एक और अलार्मिंग फैक्टर ये है कि लाहौर एक बार फिर ये जो शूटर्स हैं और गैंग वॉर है वो फिर से मुतहर्रिक हो गया और हालिया असना के अंदर जिस तरह के वाक़यात हुए, कुछ दहशतगर्दी के और कुछ शूटिंग के, वो यकीनन अलार्मिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी खतरे की घंटी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।